नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म। पटना में जेवियर यूनिवर्सिटी समेत 35 एजेंटों पर लगी मुहर। बिहार कैबिनेट की शुक्रवार को हुई मीटिंग में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के विकास, रोजगार सृजन सहित ढांचागत विकास के एजेंडों पर मुहर लगी। इस बात की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से दी गई है। नीतीश कुमार कैबिनेट में सीएम से प्रगति यात्रा के लिए 21 प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है, जिसके तहत 2,960 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति की गई है। इसके साथ ही पटना से दीघा घाट क्षेत्र में जेवियर यूनिवर्सिटी बनाने का भी प्रस्ताव पास हुआ है। इसके साथ ही बजट सत्र को लेकर सभी विभागों को तैयार रहने को कहा गया है। मोतिहारी में अल्पसंख्यक विद्यालय बनाने जाने पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने सिवान में भी अल्पसंख्यक विद्यालय के निर्माण पर अपनी मुहर लगाई है। नीतीश कुमार बिहार के पटना में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। रक्सौल में हवाई अड्डे के विकास के लिए 207 करोड़ रुपए की मंजूरी की गई है। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए 244 करोड़ रुपए की मंजूरी। कला संस्कृति विभाग में अंतर्गत 38 पदों पर सृजन पर मंजूरी। राजस्व भूमि सुधार विभाग के कई एजेंडा पर भी मुहर लगी है। 17वीं बीपीएससी पीटी का रिजल्ट रुकेगा, क्या रद्द होगी परीक्षा? अगले सप्ताह होगा बड़ा फैसला। प्री परीक्षा के विवाद में अगले सप्ताह बड़ा फैसला आ सकता है। 2000 से अधिक सीटों के लिए आई बहाली विवादों में घिरी है। 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने यह परीक्षा दी है, लेकिन पटना के बापू परीक्षा सेंटर पर री एग्जाम कराने की नौबत आ गई। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाकर बड़ी तादाद में अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। परीक्षा पूरी तरह से रद्द करके री एग्जाम करने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। इसी बीच बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके बाद अब यह कयास लगाया जाने की बीपीएससी पीटी का रिजल्ट रुक सकता है और क्या परीक्षा को रद्द किया जाएगा। बीपीएससी ने कई बार बयान जारी करके साफ किया कि 17वीं बीपीएससी पीटी रद्द नहीं होगी। मुख्य परीक्षा कुछ ही महीने बाद हो सकती है। जनवरी में ही प्री परीक्षा का रिजल्ट भी आ सकता है। इधर परीक्षा विवाद में सियासी रंग भी पकड़ लिया है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से अनशन पर हैं। उन्हें पुलिस ने गांधी मैदान से गिरफ्तार किया था। इसी बीच विवाद बढ़ा तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया कि अब तक परीक्षा रद्द नहीं करने पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सरकार ने ना ही कहा है, पूरे मामले की जांच चल रही है और अगर जांच में पूरे बिहार में गड़बड़ी मिली तो परीक्षा रद्द भी हो सकती है। कड़कड़ाती ठंड के बीच इस दिन होगी बारिश और बढ़ेगी गलन। इन जिलों में आईएमडी ने जारी किया है अलर्ट। बिहार में बीते कई दिनों से हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। करीब 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चल रही है। आज भी कई जिलों में तेज पछुआ हवा चलने की संभावना है। तेज हवा की वजह से लोगों को अभी 11 जनवरी तक कपकपाने वाली सर्दी महसूस होने वाली है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में बिहार का तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। साथ ही कड़कड़ाती ठंड में लोगों को बारिश का भी सितम झेलना पड़ सकता है। ताजा अपडेट के अनुसार 12 जनवरी को बिहार के बक्सर, भोजपुर समेत 6 जिलों में बारिश की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने 11 जनवरी तक प्रदेश के 24 जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी के बाद बिहार में ठंड का सितम और भी बढ़ सकता है। बिहार के बाजारों में फैला 500 का नकली नोट, आसानी से ऐसे पहचाने, डीएम एसपी अलर्ट किए हैं। कहीं आपकी जेब में रखा 500 का नोट नकली तो नहीं है? सतर्क हो जाइए, क्योंकि 500 का नकली नोट लोगों के बीच बढ़ चुका है और ये नोट दिखने में बिल्कुल असली ही लगते हैं। एक नज़र में इसकी हकीकत को पकड़ना बिल्कुल ही संभव नहीं है, लेकिन तस्करों ने बाजार में जिस नोट को सर्कुलेट किया है उसके प्रिंट में एक चूक ऐसी है जिस पर आप नज़र लेकर जाएंगे तो उसको आसानी से पकड़ सकेंगे। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट किया है। बिहार में 500 रुपए के नकली नोट से लोगों को सतर्क किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के सभी डीएम और एसपी को पत्र भेजा है। बताया गया कि तस्करों ने 500 रुपए की जाली नोट बाजार में पसारा है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये नोट बाजार में सर्कुलेट किए गए हैं। इसके पहचान के लिए विशेष अभियान चलाने और सतर्कता को जरूरी बताया है। चिराग पासवान दिल्ली से आते ही राज्यपाल से मिलने पहुंचे। बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, ये जानते हैं। बिहार में नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के राजनेताओं की मुलाकात का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को लोजपा के प्रमुख व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान राजभवन पहुंचे। चिराग पासवान राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे तो बिहार का सियासी पारा फिर से एक बार चढ़ा है। चिराग पासवान दिल्ली से लौटते ही राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। एक तरफ जहां बिहार में सियासी अटकलें कुछ दिनों तक तेज हो रही हैं, वहीं राज्यपाल से लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात ने सियासी गलियारे का तापमान और बढ़ा दिया है। तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई थी, जिस पर एनडीए के नेताओं ने विराम भी लगाया। वहीं शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राजभवन गए थे, राज्यपाल से मुलाकात की थी। शुक्रवार को चिराग पासवान राज्यपाल से मिलने पहुंचे। चिराग की राज्यपाल से यह मुलाकात पहली बार हुआ है।
लालू के करीबी आरजेडी विधायक के आवास पर ईडी की रेड। महागठबंधन सरकार में मंत्री रहे आलोक मेहता की बड़ी मुश्किलें। बिहार में ईडी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। राजद के विधायक आलोक मेहता के आवास में रेड पड़ी है। शुक्रवार को सुबह ईडी ने यह छापेमारी शुरू की, जिससे सियासी गलियारे में हड़कंप मचा है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को ईडी ने बिहार और यूपी समेत कई जगहों पर छापेमारी की है। इस क्रम में पटना में राजद विधायक के भी आवास पर ईडी की रेड हुई है। ईडी की टीम शुक्रवार को सुबह सुबह पटना के 12 सरदार पटेल मार्ग स्थित विधायक आलोक मेहता के आवास पहुंची। ईडी की टीम ने यहां विधायक के आवास में छापेमारी शुरू कर दी। इसकी जानकारी जब बाहर आई तो सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। अचानक हुई इस कार्रवाई की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। ईडी की ओर से आधिकारिक बयान अभी तक नहीं दिया गया है। अगर ये मैसेज पढ़ा तो खाली हो जाएगा बैंक खाता, पिन की भी नहीं जरूरत। बिहार में साइबर ठगों का नया खेल ऐसा है, जान लीजिए। साइबर ठगों का आतंक इन दिनों बढ़ा हुआ है। किसी को डिजिटल अरेस्ट करके उसके पैसे ट्रांसफर कराए जा रहे हैं तो किसी को किसी लिंक के माध्यम से चूना लगाया जा रहा है। अब साइबर साथियों ने ठगी का नया तरीका खोज लिया है और खास करके बिहार के लोग इस जाल में उलझ रहे हैं। साइबर ठगों ने इसे जंप डिपॉजिट स्कैम का नाम दिया है। अगर आप इससे सतर्क नहीं हो सकते हैं तो अगला नंबर आपका होगा। मेहनत करके जुटाए हुए आपके पैसे 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगे। जान लीजिए साइबर ठगी के इस नए खेल को सतर्कता से कैसे रहें। साइबर ठगों ने जंप डिपॉजिट स्कैम में अब लोगों को चूना लगाना शुरू किया है। इस तरीके के स्कैम में साइबर साथी पहले उस व्यक्ति को टारगेट करता है जिसके बैंक में खाते में पैसे हैं। उसके बैंक अकाउंट में पैसे जमा होने का नोटिफिकेशन भेजता है। जैसे ही वह व्यक्ति बैलेंस चेक करने के लिए पासवर्ड डालकर अपना यूपीआई अकाउंट खोलता है, वैसे ही उसका खाता खाली हो जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें अपनी आईडी पर पिन या नंबर या लिंक आदि जानकारी को भी साझा नहीं करना पड़ता। इस तरह की ठगी करने के लिए साइबर साथी पहले उस आदमी को टारगेट बनाता है और उसके अकाउंट में 500 या फिर 2000 रुपये भेजकर उसे लालच देता है। उसके बाद उसे चूना लगा देता है। अपने अकाउंट में बिना जानकारी का पैसा क्रेडिट होते ही तुरंत बैलेंस आदि चेक नहीं करें। करीब आधा घंटा के बाद ही अकाउंट चेक करें। पहली बार सही पिन कोड नहीं डालें। पहली बार जानबूझकर गलत और दूसरी बार में सही पिन डालें। ऐसी ठगी का शिकार होने पर 1930 नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करें। बिहार के औरंगाबाद में उबल रहे थे 2 गांव के फुटबॉल खिलाड़ी। मैच के बाद झड़प में दर्शक की मौत। औरंगाबाद के ओबारा प्रखंड के लसड़ा मोड़ स्थित मुर्गी फार्म के समीप 2 गांव में फुटबॉल मैच हो रहा था। उसी बीच विवाद में मारपीट के दौरान एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान ओबरा प्रखंड के बेलगांव निवासी जगलाल साहब के पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में की गई है। युवक फुटबॉल मैच देखकर अपने घर लौट रहा था। 2 गांव के खिलाड़ियों के बीच किसी बात को लेकर पहले से विवाद छिड़ा हुआ था। मैच के बाद दोनों तरफ से भिड़ंत हो गई। इस झड़प में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को ओबारा प्रखंड के मलवा गांव स्थित खेल मैदान में फुटबॉल मैच का आयोजन कराया गया था। इस मैच में इमामगंज और अरिहरी गांव के खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रिंस भी अपने गांव के कुछ दोस्तों के साथ मलवा गांव स्थित खेल मैदान में फुटबॉल मैच देखने गया था। फुटबॉल मैच समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट रहे। प्रिंस ने भी अपने साथियों के साथ घर लौटना चाहा। इसी दौरान लसड़ा मोड़ स्थित मुर्गी फार्म के समीप किसी बात को लेकर इमामगंज और अरियारी गांव के खिलाड़ियों के बीच विवाद हुआ। मामला धीरे धीरे तूल पकड़ लिया। आवेश में दोनों खिलाड़ी ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से मारपीट की। इसी दौरान दोनों गांव के खिलाड़ियों के बीच जमकर लाठी डंडे चली, जिसकी चपेट में आने से प्रिंस गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने घटना की सूचना जख्मी प्रिंस के परिजनों को दी। घटना की सूचना पर परिजन वहां पहुंचे और प्रिंस को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति देखते हुए इलाज हेतु हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद प्रिंस को लेकर मगध मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना में कई अन्य लोगों की भी जख्मी होने की सूचना मिली है। गोपालगंज में शिक्षक की गोली मारकर हत्या। घटना का सामने आया ये कारण। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने मिडिल स्कूल के शिक्षक अरविंद यादव की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। यह घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव की है। नदी के रास्ते पहुंचे अपराधियों ने स्कूल जाते समय रास्ते में घटना को अंजाम दिया। घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हत्या किसने की, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि अरविंद यादव आज सुबह सुबह बाइक से मिडिल स्कूल झीरवा पढ़ाने जा रहे थे। रास्ते में पहले से घात लगाया अपराधियों ने अत्याधुनिक हथियार से अंधाधुंध फायरिंग गोलियां चलाई, जिसमें शिक्षक अरविंद यादव की कई गोली लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र विश्वजीत यादव उचका गांव प्रखंड के प्रमुख हैं और गोपालगंज जिला प्रमुख संघ के अध्यक्ष भी हैं। हत्या के बाद से परिजनों और समर्थकों में भारी आक्रोश है। परिजनों के अनुसार शिक्षक को 5 गोली लगी हुई है, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उस वक्त सदर अस्पताल में पुलिस शव को लेकर पहुंची। अस्पताल परिसर में सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद थे। परिजनों के अनुसार मृतक शिक्षक की पत्नी लगातार 10 साल तक श्यामपुर पंचायत में मुखिया रह चुकी है। गया में एनकाउंटर। पुलिस ने अपराधी के पांव में मारी है गोली। गया में पुलिस और अपराधियों के बीच हुए एनकाउंटर में एक अपराधी के घायल होने की सूचना है। अपराधी के पांव में गोली लगी है। शुक्रवार की सुबह गया जिले के डेला थाना के लोको कॉलोनी मोहल्ले में कुख्यात अपराधियों व पुलिस टीम के बीच गोलीबारी हुई।
इस दौरान पुलिस ने एनकाउंटर एक्सपर्ट के कुख्यात पगला मांझी को पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने घायल अवस्था में पगला मांझी को गिरफ्तार कर लिया। डेला इलाके में छापेमारी जारी है। सिटी एसपी के निर्देश पर वहां काफी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम को पगला मांझी के डेला थाना क्षेत्र के लोगो कॉलोनी मोहल्ले में छिपे होने की सूचना मिली थी। इसमें सिटी एसपी धर्मेंद्र भारती, डेला थानाध्यक्ष देवरान इंद्र सहित कई एनकाउंटर एक्सपर्ट पुलिस पदाधिकारियों को शामिल किया गया। बिहार में 1 अप्रैल से नया बिजली दर लागू होगा। सुबह, शाम और रात के लिए अलग अलग रेट लगेगा। बिहार में बिजली बिल की दर में बदलाव आने वाला है। बिजली आपूर्ति कंपनियों ने 2025 से 26 में रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि गैर पारंपरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करने पर 1.117 रुपये प्रति यूनिट ग्रीन टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही अधिकतम 10 किलोवाट के अधिक मांग रखने वाले सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को टीओडी यानी टाइम ऑन डे टैरिफ के दायरे में लाना प्रस्ताव दिया है। टाइम ऑन डे टैरिफ के दायरे में आए उपभोक्ताओं को रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक बिजली नॉर्मल रेट पर मिलेगी, जबकि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ऊर्जा शुल्क 80% दर पर बिजली मिलेगी। वहीं शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक पीक समय में बिजली 20% तक होगी, जबकि लीन ओवर में 20% सस्ती बिजली मिलेगी। बिजली कंपनियों के इन प्रस्तावों पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग पटना समेत 5 शहरों में 8 से 20 फरवरी तक जन सुनवाई करके फैसला करेगा। 1 अप्रैल 2025 से नई दर लागू हो जाएगी। पटना में धरती फाड़कर निकल रहे भोलेनाथ। आलमगंज में एक और शिवलिंग जमीन के अंदर से निकला है। पटना के आलमगंज में जमीन के अंदर से शिवलिंग निकलने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों वार्ड नंबर 54 में जमीन की मिट्टी धंसने के बाद वहां मंदिर मिला। एक शिवलिंग जमीन के अंदर था, जिसके खुलासे से सब लोग हैरान हैं। वो शिवलिंग अब आस्था का केंद्र इस कदर बन गया है कि रोज वहां श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो रही है। इधर उसी जगह साफ सफाई के दौरान एक और शिवलिंग अब मिल गया है। दोनों शिवलिंगों के बीच करीब 10 फीट की दूरी है। पटना के आलमगंज के नारायण बाबू गली में एक मठ के पास जमीन के अंदर मंदिर और शिवलिंग मिले हैं। जमीन जब धंसी तो इसका खुलासा हुआ। वहीं सबसे पहले जो मंदिर और शिवलिंग मिला था उसके ठीक 10 फीट दूर पर एक पेड़ के पास साफ सफाई के दौरान एक और शिवलिंग मिल गया है। उस जगह की हालत जर्जर है, इसलिए लोग दूर से दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ वहां भी काफी जमा हो गई है। बिहार में दिखा चीन और वियतनाम का मायावी पक्षी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में दुर्लभ व आकर्षक पक्षियों का गढ़ है। जानकार बताते हैं कि टाइगर रिजर्व के जंगलों में एक ऐसा पक्षी भी पाया जाता है जो एशिया महादेश में चीन और वियतनाम के अलावा सिर्फ बीटीआर के जंगलों में है। नेचर एनवायरनमेंट एवं वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिषेक ने बताया कि इस खास पक्षी व्हाइट ईयर नाइट हेरॉन, जो आमतौर पर बीटीआर के एक मायावी पक्षी को देखा गया है। रात्रि बगुला के नाम से मशहूर यह पक्षी दिन भर सोता है और रात में शिकार करता है। रात्रि बगुला का वैज्ञानिक नाम ओरोनासा मैग्निफिका है और यह ऑर्डेड परिवार यानी कि बगुले की एक प्रजाति है। गया में तेज रफ्तार बाइक ने ट्रक को मारी टक्कर, 2 युवक हो गए घायल। गया के महदीपुर गांव के समीप सड़क के किनारे खड़े ट्रक में बाइक सवार ने टक्कर मार दी। यह घटना गुरुवार की बताई जा रही है। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों युवकों को गया रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि गुरारू थाना क्षेत्र के कोल्हिया गांव के रहने वाले अशोक यादव के पुत्र रवि कुमार व रामरूप यादव के पुत्र अमन कुमार हैं। दोनों युवक बाइक से मथुरापुर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक ने सड़क के किनारे खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस वहां पर पहुंची और ट्रक और बाइक को थाने ले गई और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। एटीएम कार्ड बदलकर बैंक खाते से उड़ाए 40,000 रुपए। एटीएम से रुपए की निकासी करने वाले लोगों को झांसे में लेकर उनका कार्ड बदलकर उनके बैंक से अवैध रूप से रुपए की निकासी करने वाले गिरोह ने चंदौती थाने में धर्मपुर गांव के रहने वाले बाबू चंद प्रसाद यादव को निशाना बनाया और उनके बैंक से 40,000 रुपए की निकासी कर ली। इस मामले को लेकर बाबू चंद प्रसाद यादव के बयान पर डेल्हा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित ने डेल्हा थाने में दरोगा को बताया कि वह डेल्हा बस स्टैंड के बगल में पीएनबी के एटीएम से रुपए निकालने गया था। उसी क्रम में एक व्यक्ति पीछे से आकर बोला कि कोई दिक्कत है तो बताइए, तो उससे कहा कि पैसा नहीं निकल रहा है। उस दौरान उसने उसका एटीएम कार्ड लिया और पैसा निकालने के बहाने उनका कार्ड बदल लिया। इसके बाद वह व्यक्ति ने उनके एटीएम कार्ड के जरिए बैंक खाते से 40,000 रुपए की अवैध निकासी कर ली। इधर डेल्हा थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पीपा पुल का ज्वाइंटर टूटने से 4 घंटे तक जाम में फंसे रहे लोग। राधोपुर प्रखंड और राजधानी पटना से जोड़ने वाले रुस्तमपुर कच्ची दरगाह पीपा पुल का ज्वाइंट टूट जाने की वजह से गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे पीपा पुल पर भीषण जाम लग गया। करीब 1 बजे तक लोग जाम में फंसे रहे। इस दौरान लोगों का आवागमन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोपहर 1 बजे के बाद ज्वाइंटर को ठीक कर आवागमन को सामान्य किया गया। जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे के करीब अचानक पीपा पुल का ज्वाइंटर टूट गया,
जॉइंटर टूट जाने की वजह से पीपा पुल पर जाम की स्थिति बन गई। देखते ही देखते पीपा पुल पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। पीपा पुल पर लगे जाम की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी छात्र छात्राओं व शिक्षकेतरों को हुई। करीब 4 घंटे बाद पीपा पुल का जॉइंटर ठीक करके पुल को आवागमन शुरू कराया गया। तब जाकर धीरे धीरे लोगों की जाम की समस्या में राहत मिली। किशोरी को गोली मारने का मुख्य आरोपित पकड़ाया। आरा शहर के टाउन थाना क्षेत्र के बुल्हीपुर मोहल्ले में 13 दिसंबर 2024 की रात किशोरी को गोली मारने के मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी बुधवार की शाम कसाब टोला मोहल्ले से की है। गिरफ्तार अभियुक्त टाउन थाना क्षेत्र के कसाब टोला मोहल्ला निवासी जग्गू कुरैशी का पुत्र आरिफ कुरैशी है। बता दें कि 13 दिसंबर 2024 की रात बोहलीपुर मोहल्ले में उसी मोहल्ले के निवासी स्वर्गीय रियाजुद्दीन की 15 वर्षीय पुत्री आलिया परवीन अपने छत के बालकनी में खड़ी थी। तभी 10 की संख्या में रहे हथियारबंद बदमाश वहां आए और अपने ही कहासुनी करने लगे। उसी दौरान आरिफ कुरैशी द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई, जिससे फायरिंग के दौरान बालकनी में खड़ी आलिया परवीन को गोली लग गई थी। इसके बाद उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल में लाया गया, जिसके बाद जख्मी किशोरी के चाचा मोहम्मद शौकत अली के बयान पर गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त आरिफ कुरैशी सहित 6 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभी वे लोग पकड़ा गए हैं। किशोर की हत्या के मामले में 2 मुख्य अभियुक्त किए गए हैं गिरफ्तार। नारायणपुर थाना क्षेत्र के धोबड़ी गांव में 6 जनवरी की सुबह पीट कर किशोर की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी गढ़ानी थाना क्षेत्र के अज्ञात चौक से गुरुवार की सुबह की है। गिरफ्तार अभियुक्तों में नारायणपुर थाना क्षेत्र के धोबड़ी गांव निवासी अनिल यादव एवं राम भगवान यादव हैं। वहीं नारायणपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि गुरुवार की सुबह वे दोनों अज्ञात चौक से कहीं जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पिछले सोमवार की सुबह 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े में नारायणपुर थाना क्षेत्र की धोबड़ी गांव निवासी संतोष कुमार सिंह के 16 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार की झगड़ा सुलझाने के दौरान एक पक्ष द्वारा उसे लाठी डंडे एवं लोहे की रड से मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मृतक के पिता संतोष कुमार सिंह के बयान पर ही गाँव के 6 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अनियंत्रित होकर नहर में पलटा टेम्पो, 1 की मौत। आरा के चौरी थाना क्षेत्र के दरना मोड़ के समीप मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर की चपेट में आने के कारण टेम्पो अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया, जिसमें सवार 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें चौरी पुलिस ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहार लाई, जहां एक व्यक्ति के अस्पताल लाने के दौरान ही मौत हो गई। बीडीओ और सीओ के आश्वासन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए आरा भेजा गया। जानकारी के अनुसार सहार थाना क्षेत्र के कोरन डिहरी निवासी 62 वर्षीय पुत्र ददन पहलवान अपने पोते को देखकर टेम्पो से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान दरना मोड़ पर सीधे दिशा से आ रही ट्रैक्टर की चपेट में आने के कारण टेम्पो नहर में पलट गया, जिसमें ददन पासवान और पेरहाप निवासी वीरेंद्र शर्मा की 32 वर्षीय पत्नी चिंता देवी बुरी तरह जख्मी हो गए। चौरी थानाध्यक्ष विवेक कुमार के द्वारा दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहार भेजा गया, जहां रास्ते में ददन पासवान की मौत हो गई थी। वहीं चिंता देवी की प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें आरा रेफर कर दिया गया है। सड़क हादसे में 1 की मौत, 3 जख्मी। आरा के बेहिया बिहटा स्टेट हाईवे पर जिला के सिकरहाटा थाना क्षेत्र के कुरमुरी गांव के समीप गुरुवार की सुबह हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 1 युवक की मौत हो गई, जबकि दोनों बाइकों पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद तीनों को इलाज के लिए तरारी पीएचसी से आरा सदर अस्पताल लाए गए। जानकारी के अनुसार मृतक तरारी थाना क्षेत्र के तरारी वार्ड नंबर 3 निवासी अरुण कुमार सिंह का 20 वर्षीय पुत्र संजीत कुमार है और वह BA पार्ट 3 का छात्र था, जबकि घायल में उसी थाना क्षेत्र के तरारी गाँव वार्ड नंबर 2 निवासी प्रकाश कुमार और राजू शर्मा और आदित्य कुमार थे। उधर घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा भड़का और गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सबको कुरमुरी गांव के समीप सड़क को बीचे बीच रखकर जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना पाकर तरारी प्रखंड के BDO अशोक कुमार, सीओ आमिर आजीन, सिकरहाटा थानाध्यक्ष राजीव रंजन एवं तरारी थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार भास्कर पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने लगे। वही सड़क जाम के दौरान सिकरहाटा थाना में कार्यरत एक प्रशिक्षित दरोगा द्वारा लोगों पर लाठी चार्ज किया गया। गुस्साए ग्रामीणों के द्वारा करीब 5 घंटे तक सड़क जाम रखा गया। सड़क जाम होने के कारण सड़क की दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी एवं आवागमन पूरी तरह ठप रहा। पुलिस के काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया गया। इसके पश्चात पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया। इधर संटू कुमार अपने दोस्त आदित्य कुमार के साथ बाइक सवार होकर बीहटा गांव से पीरो क्षेत्र की बचरी परीक्षा देने जा रहा था, जबकि दूसरी बाइक पर सवार प्रकाश कुमार अपने दोस्त संजीत कुमार के साथ BA पार्ट 3 की परीक्षा देने सिकरहाटा थाना क्षेत्र में पनवारी गाँव जा रहा था।
पहले से विवाद को लेकर मां बेटा समेत 5 की पिटाई हो गई। हिम्मतपुर थाना क्षेत्र के जगजीवनपुर गांव में बुधवार की सुबह पूर्व से विवाद को लेकर मां बेटा समेत 5 लोगों की पिटाई कर दी गई, जिससे गंभीर रूप से वे लोग जख्मी हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए तरारी पीएचसी के आरएस सदर अस्पताल लाया गया। जानकारी के अनुसार घायलों में हिम्मतपुर थाना क्षेत्र के जगजीवनपुर गाँव निवासी श्री भगवान सिंह, उनकी पत्नी सत्या देवी, 2 पुत्र राधे श्याम और अवतार कुमार एवं भतीजा अजय कुमार शामिल है। इधर राम अवतार कुमार ने बताया कि 1 माह पूर्व उसके पोखरा से गांव के ही जयप्रकाश कुमार द्वारा मछली मारा गया था, जिसको लेकर उसके बीच कहासुनी हुई थी। इसके बाद थाना में पंचायती बुलाकर सुलह हुआ था। सुलह के दौरान जय कुमार द्वारा 8,000 रुपए हर्जाना भी दिया गया। उसी समय से उन लोगों के विवाद चल रही है। बुधवार की सुबह जब उसकी मां सत्या देवी सब्जी लाने बाजार जा रही थी, तभी उन लोगों ने रास्ते पर रोककर उसे मारपीट शुरू कर दी। जब वे लोग उन्हें बचाने के लिए उक्त लोगों द्वारा सभी लोगों को लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिससे सभी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं दूसरी तरफ जख्मी राम अवतार कुमार ने गांव के ही जयप्रकाश कुमार, उमाकांत, विकास मोहन सहित उनके परिवार के अन्य लोगों पर भी लाठी डंडों से मारपीट कर जख्मी करने का आरोप लगाया है। वहीं श्री भगवान सिंह एवं राम अवतार कुमार को मारपीट के दोनों का हाथ फ्रैक्चर कर दिया है। सैनिकों की समस्याओं के निदान के लिए खोली जाएगी सैनिक हेल्प डेस्क। घर परिवार की समस्याओं का समाधान करेगी पुलिस। देश की सरहदों पर रक्षा कर रहे सैनिक घरेलू समस्याओं की चिंता किए बिना ड्यूटी कर सकेंगे। सैनिकों के घर परिवार की समस्याओं का पुलिस समाधान करेगी। सैनिकों और उनके परिवार की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करने के लिए पुलिस की ओर से बड़ी पहल की गई है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने सैनिक हेल्प डेस्क की स्थापना करते हुए यह निर्देश दिया है। सेवानिवृत्त सैनिक संगठनों ने पुलिस अधीक्षक की इस पहल का स्वागत किया है। कलेक्ट्रेट में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के पास ही सैनिक हेल्प डेस्क बनेगा, जहां सेवारत या फिर सेवानिवृत्त सैनिक और अर्ध सैनिक या उनके परिवार के सदस्य शिकायत कर सकते हैं। सैनिकों के परिवार की शिकायतों पर पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई की जाएगी। समस्याओं का समाधान होगा और उनके तनाव से मुक्त किया जाएगा। पहली बार बिहार पुलिस की ओर से सैनिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के लिए सैनिक हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। हैकर को 3 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश कुमार की अदालत ने अकाउंट हैक कर लगभग 18 लाख उड़ा लेने के मामले में आरोपित सोनू उर्फ गौरव के खिलाफ 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले एपीओ अरुण कुमार एवं निक्की शर्मा के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त सोनू कुमार को 1 वर्ष के कारावास की सजा दी है। उपरोक्त सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। बताया जाता है कि राजदेव सिंह महाविद्यालय के प्रधानाचार्य अभिमन्यु कुमार सिंह महाविद्यालय के विकास कोष के संरक्षक थे तथा महाविद्यालय का अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में था, जिसके संयुक्त ओनर अभिमन्यु कुमार सिंह एवं मधुसूदन सिंह थे। दोनों के हस्ताक्षर से ही अकाउंट से पैसे निकासी होती थी। अभिमन्यु सिंह ने 11 फरवरी 2021 को वेतन मद में पैसों की निकासी के लिए जब चेक बैंक को निर्गत किया तो बैंक से जवाब आया कि उनके अकाउंट में पैसा नहीं है। जांचों उपरांत पता चला कि बैंक से 33 लाख रुपए हैक करके हैकरों ने उड़ा लिया। अज्ञात के विरुद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य अभिमन्यु सिंह ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले की छानबीन की गई तो जमुई जिले के नवीन नगर थाना निवासी सोनू यानी कि गौरव की संलिप्तता पाई गई और उसे काराधीन कर दिया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी करार देकर उपरोक्त सजा सुनाई है। सब्जी दुकानदारों के अतिक्रमण से हो रही है परेशानी। जहानाबाद शहर के अरवल मोड़ के समीप जहानाबाद अरवल मुख्य मार्ग पर रेलवे अंडरपास के बगल में बना हुआ अतिरिक्त अंडरपास के लिए बनाए गए अप्रोच पथ पर सुबह होते ही सब्जी की दुकानें सज जाती है। सब्जी विक्रेता ग्रामीण इलाके से हरी सब्जी लेकर पहुंचते हैं और अप्रोच पथ के दोनों ओर अपनी दुकान लगा लेते हैं। वैसी स्थिति में वाहनों के आवागमन में परेशानी हो जाती है और 10 बजे तक लेकर वहां रेलवे अंडरपास से ही आता जाता है, जिसकी वजह से जाम भी लग जाता है। ज्ञात हो कि अप्रोच पथ पर अवैध तरीके से लगाए गए सब्जी दुकान एवं अतिक्रमण के खिलाफ कई बार प्रशासन द्वारा अभियान हटाया भी गया है, लेकिन जैसे ही प्रशासन का अभियान बंद होता है सब्जी विक्रेता एवं फुटपाथी दुकानदार फिर से अप्रोच पथ पर दोनों तरफ अपनी दुकान लगा लेते हैं, जिसके कारण वहां गुजरना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अप्रोच पथ से बड़े वाहन ही गुजरते हैं। वैसी स्थिति में सब्जी विक्रेताओं की मनमानी की वजह से आवागमन में काफी परेशानी हो जाती है।